हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्पेशल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी के बारे में। दोस्तों, हम इसमें जानेंगे कि धन निकासी क्या है और धन निकासी को लेकर के विभिन्न विद्वानों के मध्य क्या मत हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं धन निकासी के सिद्धांत के बारे में। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद शोषण के लिए नई नई नीतियां बनाना शुरू किया तथा भारत का आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण किया। अतः इसी संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के मध्य विवाद है कि क्या इंग्लैंड द्वारा भारत में लाई गई नीतियों का भारत को फायदा हुआ या इससे गरीबी की तरफ भारत का गमन हुआ। इस संदर्भ में सबसे पहले हमारा ध्यान धन की निकासी की तरफ आकर्षित होता है। मुख्य रूप से धन निकासी का अर्थ है ब्रिटिश ज़रूरतों के आधार पर भारत से धन का इंग्लैंड की तरफ एक तरफा हस्तांतरण यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिसके बदले में भारत को आर्थिक व भौतिक चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती। यानी भारत अपने निर्यातित अधिशेष से यूरोपीय बाजारों से कोई वस्तु नहीं खरीद सकता। इसका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में निवेश करके लाभ कमाने के रूप में हो सकता था। भारत को मजबूरन इंग्लैंड को अप्रत्यक्ष भेंट चुकानी होती थी तथा इसी धारणा ने भारत में धन की निकासी को आधार प्रदान किया व राष्ट्रवादियों ने इसी के आधार पर ब्रिटेन नीति की आलोचना की। दोस्तों, हालांकि निकासी की स्पष्ट परिभाषा के लिए इतिहासकारों के मध्य काफ़ी विवाद है। यहाँ वे प्रश्न करते हैं कि क्या निकासी में सभी संसाधनों की निकासी हुई थी या सिर्फ विशेष संसाधनों की निकासी हुई थी, या फिर यह औपनिवेशिक शोषण की एक सामान्य सी राष्ट्रवादियों द्वारा की गई आलोचना है। दोस्तों, मुख्यतः धन निकासी का जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया उसका उल्लेख जो है दादाभाई नौरोजी व आर.सी. दत्त द्वारा 10वीं सदी में अपने लेखनों जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादाभाई नौरोजी व इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय आर.सी. दत्ता में किया था। साथ ही विलियम डिग्वी ने अपने लेखन प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया के जरिए इस सिद्धांत को विस्तार देने में योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों का कहना था कि ब्रिटिश शासन में भारत की पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही थी उसे बर्बाद कर दिया तथा इसे दिखाने के लिए दो धारणाओं को दिया। पहली धारणा, भारत में जो वृद्धि हो रही थी उसका पतन होने लगा। दूसरी धारणा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां जिनके परिणाम स्वरूप अकालों की भरमार हो रही थी। दोस्तों, हालांकि भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषणकारी नीतियों से पहले हमें अंग्रेजों के पूर्व इतिहास को देखना होगा। जैसे प्लासी युद्ध से पूर्व अंग्रेज भारत से किसी भी वस्तु को बुलियन के आधार पर खरीदते थे, वह यूरोप में जाकर उसे बेच देते थे। लेकिन 1764 के बाद बंगाल पर नियंत्रण करने के साथ उन्होंने बंगाल के राजस्व से चीज़ें खरीदी व यूरोप में बेचकर उसका लाभ कमाया तथा इन्हीं खरीदों को उन्होंने भारत में निवेश का नाम दिया। जैसा कि एडमंड बर्ग ने कहा कि ब्रिटिश भारत के पैसे से ही चीज़ें खरीदते और उन्हीं चीज़ों को विदेश में जाकर बेचकर लाए पैसे को ही फिर से भारत में चीज़ें खरीदते, जिसे अंग्रेज इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का नाम देते थे। अतः भारत को गरीब, दरिद्र, दयनीय सबसे पहले इसी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश ने बनाया। दोस्तों, कुछ इतिहासकार दिखाते हैं कि ब्रिटिश भारत से किस प्रकार धन का निकास कर रहे थे। इस संदर्भ में कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला, अंग्रेजों द्वारा अपनी तनख्वाह, आय व बचत को प्रतिरोध के रूप में इंग्लैंड भेजना। दूसरा, अनेक अधिकारियों को जिन्होंने भारत में सेवा की थी उनके धन को पेंशन के रूप में इंग्लैंड भेजना। तीसरा, निजी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश करके लाभ कमाना। चौथा, सबसे मुख्य, होम चार्जेस के रूप में धन का निकास करना। मुख्यतः होम चार्जेस में कंपनी की स्थापना में हुआ खर्च, अंशधारकों के लाभांश व भारत सचिव में के रहने, खाने, पीने, पेंशन, भत्ता, सेना व नागरिक सेवा अधिकारियों के खर्चों को इंग्लैंड भेजना। पाँचवा, रेलवे पर गारंटेड ब्याज 5% व भारत में हो रहे कार्यों पर दिए गए ऋण पर ब्याज आदि के रूप में ऋण पर धन का दोहन किया जाता था। दोस्तों, हालांकि राष्ट्रवादियों का मानना है कि
औपनिवेशिक सरकार भारत से इंग्लैंड को पूंजी का ट्रांसफ़र निर्यात अधिशेष के माध्यम से करती थी, क्योंकि इंग्लैंड भुगतान संतुलन में घाटे में चल रहा था तथा इस अंतर को वो भारत पर दबाव बनाकर उसके कच्चे माल व कृषि वस्तुओं को दूसरे देश में निर्यात कर पूरी करता था। इस निर्यात अधिशेष व लाभ को होम चार्जेस के रूप में इंग्लैंड में भेजा जाता था। अतः दादा भाई नौरोजी ने इसे मोरल ड्रेन के रूप में देखा, क्योंकि इंग्लैंड भारत में सेवाएं दे रहा था, इसलिए सेवाओं के बदले इतनी निकासी कोई बड़ा पाप नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद नौरोजी ने अपनी इसी धारणा को गलत माना व नैतिक निकासी को बड़ी निकासी के रूप में बताया। इसके साथ ही नौरोजी दिखाते हैं कि इंग्लैंड किस प्रकार अपनी एक्सचेंज बैंक्स, एजेंसी हाउसेस, शिपिंग एवं इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से लाभ को हड़पता था। दोस्तों, कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि धन की निकासी में किस तरह से तीव्र वृद्धि हो रही थी। हम देखते हैं कि 1855 से 1859 तक 77 करोड़ 80 हज़ार पौंड वार्षिक धन की निकासी हो रही थी। तो वहीं हम पाते हैं कि 1860 से 1864 के बीच 1 करोड़ 73 लाख पौंड वार्षिक वृद्धि हुई। वहीं यह वृद्धि बढ़कर के 1893 में 25 करोड़ पौंड वार्षिक वृद्धि के रूप में देखी गई। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी इंटरनल ड्रेन की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि संसाधनों के देश में एक तरफ जाने से किसी दूसरे क्षेत्र की बुरी तरह से पतन हो रहा था, जो पूरी आंतरिक प्रक्रिया को बर्बाद कर रहा था। आरसी दत्ता का मानना है कि उच्च राजस्व दर के कारण किसानों को वाणिज्यिक फसलों को उगाना पड़ रहा था व खाद्य फसलों के न होने के कारण उन्हें अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अर्थात इन्होंने कृषि को एक उपनिवेश बना लिया व ड्रेन के रूप में औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल का निर्यात किया। वहीं जीवी जोशी ने बताया कि निकासी को एकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात में नहीं, बल्कि कुछ वार्षिक उत्पाद अनुपात में देखना होगा, क्योंकि भारत के पास बिल्कुल पूंजी नहीं बच रही थी जिससे कि वो औद्योगिक विकास कर सके। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़ रहा था। दोस्तों, इतिहासकार कार्ल मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीय बाजार का सामाजिक आर्थिक स्तर के लिए कृषि का वाणिज्यिकरण व लंकाशायर वस्त्रों का निर्यात करके खतरा पैदा कर रहा था, क्योंकि औपनिवेशिक शासन घरेलू उद्योग व कृषि के आधार को विकृत कर रहा है, यानी परतंत्र बना रहा है। पॉल ब्राउन भी इसी का समर्थन करते हैं कि ब्रिटेन ने भारत के आत्मनिर्भर कृषि ढांचे को निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन के रूप में बदल दिया। अर्थात औपनिवेशिक निकासी एक वाणिज्यवादी सिद्धांत था, जिसके लिए प्रमुख कारण भारत पर अंग्रेजों के नियंत्रण का होना था। दोस्तों, आम्य वागची व हमजा अलवी का कहना है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के घरेलू स्तर पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि कृषि वस्तुएं जो निर्यात के लिए इस्तेमाल होती थीं तथा औद्योगिकरण को अपनी ज़रूरत के हिसाब से होने देना। हमजा अलवी यह भी बताती हैं कि आर्थिक रूप से भारत को दरिद्र बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसी का था, जिसने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार धन निकासी के भारत में 2 परिणाम निकले। पहला, भारत के ट्रेड सरप्लस का विघटन हुआ। दूसरा, भारतीय भेंट की इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भूमिका चार्ज हो गई, यानी कि ब्रिटेन की वृद्धि दर, पूंजी निर्माण व उद्योग के तकनीकी विकास में धीमापन आया, क्योंकि इन सब के विकास में भारतीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। किंतु औपनिवेशिक इतिहासकारों ने धन निकासी के सिद्धांत की आलोचना की है। सर्वप्रथम थियोडर मॉरिसन अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन इंडिया में बताते हैं कि भारतीयों ने निकासी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। अर्थात भारतीयों को निकासी के मुआवजे के रूप में ब्रिटिश सरकार ने इतने कुशल अधिकारी दिए, जिन्होंने भारत में शांति व्यवस्था बनाई व भारत में एक आधुनिक प्रशासन की नींव डाली और विदेशियों से रक्षा की। वेरा रेस्टिंग का भी कहना था कि ड्रेन ने भारत को दरिद्र नहीं बनाया, वह भारत ने धन के बदले सेवा ली और भारत की लोकल अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर से जोड़ा। अतः ड्रेन सिर्फ औपनिवेशिक शासन के लिए भारत की तरफ से भेंट था। साथ ही भारतीयों को सेना की देखरेख के लिए और पैसा देना चाहिए था, लेकिन
इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने इनके विचारों को निरर्थक बताया। वह कहा कि भारत को विदेशी पूंजी के लिए इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि निकासी के जरिए ये पूरे पैसे को निष्कासन कर रहे थे, तथा जब भारत ने अपनी पूंजी बना ली तो विदेशी पूंजी को कम कर दिया। दोस्तों, इतिहासकार ए के बनर्जी बताते हैं कि भारत में विदेशियों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण के चलते ही वे सभी लाभों को ले रहे थे। अतः सर्वप्रथम हमें राजनीतिक नियंत्रण कम करना होता, तभी हमारा विकास संभव होता। किंतु आर.जी. गोल्डस्मिथ राष्ट्रवादियों का खंडन करते हुए बताते हैं कि भारत में 1860 के बाद ही वास्तविक विकास हुआ, क्योंकि रेल, रोड, उद्योग व बैंक ने भारत को आधुनिक क्षेत्र में तब्दील कर दिया था। वहीं भारतीयों का कहना है कि इंग्लैंड ने सेना व नागरिक सेवा को अपने फायदे के लिए रखा था, न कि भारतीयों की रक्षा के लिए। इसी के साथ एक नया वर्ग रिविजनिस्ट, जिसमें बी.आर. टॉमिल्सन, के.एन. चौधरी, सुरेंद्र सेन आदि ने निकासी को अलग अलग रूप से देखा। के.एन. चौधरी ने शोषण को उत्पादक देश व विनिर्मित देश के संबंधों के आधार पर समझाया कि अगर किसी देश में हानि है तो हमेशा अस्तित्व में रहेगी। इनका कहना है कि भारत द्वारा जो होम चार्जेस था उसे अनरेगुलेटेड सरप्लस का नाम देना गलत है। चौधरी इस बात पर जोर देते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया में भारत में आर्थिक विकास के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए थे। उनके लिए भारत में इतनी अधिक पूंजी नहीं थी, जो कि भारत में लगातार गरीबी के लिए प्रमुख कारण रही। इतिहासकार बी.आर. टॉमिल्सन का कहना है कि भारत में 19वीं सदी में बड़ी संख्या में कर उगाही की वृद्धि के लिए कृषि प्रमुख कारण नहीं थी, बल्कि गैर कृषि कर जैसे टैरिफ, एक्साइजेज व इनकम टैक्स का होना आदि प्रमुख था। अर्थात 1872 से 1873 के केंद्रीय सरकार का टैक्स 374 मिलियन पाउंड से बढ़कर 500 मिलियन पाउंड हो गया था। टॉमिल्सन के तहत बुलियन का अंतर्वाह का उद्देश्य था कि भारतीयों ने अपनी औपनिवेशिक सरकार के काल में अपने एसेट्स में वृद्धि की होगी। इतिहासकार सुरेंद्र सेन भी यही मानती हैं कि भारतीयों का धन निकासन हुआ, लेकिन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी व्याख्या करने में दो स्तरों पर गलती की। पहला, भारत द्वारा ग्रहण कर के रूप में भेंट दिया जाता था। एक्सपोर्ट सरप्लस अपलोड के रूप में था, जहां मध्यस्थ बैंकों के माध्यम से बहुत सा पैसा रियोनिसेंस के माध्यम से गया। दूसरा, ड्रेन गृह कर के कारण एक प्रक्रिया से जुड़ गई, अर्थात 18 से 20 मिलियन वार्षिक आय बढ़ी। औपनिवेशिक शासन ने पहले भारत में सर्वाधिक खर्चा राजनीति के क्षेत्र में हुआ। उषा पटनायक कहती हैं कि भारत में राजस्व संग्रहण में एक तरफा ट्रांसफ़र का प्रयोग हमें महानगरों में करना चाहिए, अर्थात थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को निर्यातित करना चाहिए, जिनसे ब्रिटेन विदेशी एक्सचेंज लेता था। भारत को निर्यातित अधिशेष होने के बावजूद ब्रिटेन के साथ आयातों का एक तरफा ट्रांसफ़र को रखना चाहिए, अतः इससे निर्यातों में बाधा पहुंचती। तीर्थंकर रॉय का कहना है कि भारत के वाणिज्यिकीकरण ने वृद्धि दर के लिए प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि उपनिवेशों में ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई। तीर्थंकर रॉय कहते हैं कि ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता जो बताता हो कि औपनिवेशिक काल का पूर्ण पतन हो रहा था। क्या साक्ष्य मिलता है? रॉय वामपंथियों और राष्ट्रवादियों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्षेत्रीय कारकों को नज़रअंदाज किया, जो वृद्धि की अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक हैं, अर्थात स्थिरता को हमें समय व क्षेत्र के आधार पर देखना चाहिए। अगर हम धन निकासी के सिद्धांत के निष्कर्ष को देखते हैं तो पाते हैं कि अंततः देखा गया कि धन निकासी के सिद्धांत की निंदा की तथा इसका संशोधन भी किया गया, क्योंकि इसने भारत में गरीबी में वृद्धि की। हालांकि हमें इसके आर्थिक कारकों से पहले इसकी राजनीतिक कारकों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बिना भारत पर नियंत्रण के अंग्रेज कभी भारत का दोहन नहीं कर सकते थे। फिर भी अन्य कारणों जैसे आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों का न होना, पूंजी पर अभिजात वर्ग का नियंत्रण होना जिसने कृषि में स्थिरता व औद्योगिक विकास में कमी की, आदि भी धन निकास सिद्धांत के लिए सहयोगी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस सिद्धांत ने भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित की, जिसका परिणाम 1966 के स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के विरोध के आधार पर दिखा। धन्यवाद दोस्तों।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।